नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 आज मैं आपको बताऊंगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। आप देखो, ध्यान देना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ये मतलब होता है कि इसमें हम भाज्य संख्या को, ध्यान देना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के मतलब अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई संख्या है 100 समझ लो, ठीक है। अब 100 के अगर गुणनखंड करें तो तुम्हें पता है, ऐसे तो आपने छोटी क्लास में भी किए होंगे, एलसीएम वगैरह निकाला होगा, फैक्टर वगैरह किया होगा, तब किए होंगे ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 100 क्या है, 100 एक भाज्य संख्या है। 100 क्या है, 100 एक भाज्य संख्या है। लेकिन उसमें क्या करते थे हम, छोटी क्लास में क्रम देखते थे। तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि हम भाज्य संख्या को उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसका सरलीकरण यही है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं और उसका क्रम हम कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे पीछे लिख सकते हैं। इसका कोई क्रम नहीं है, इसका मतलब ये अद्वितीय क्रम है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो। और आधारभूत प्रमेय में जैसे कि हम जानते हैं कि 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2, और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हो गया। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। मतलब ये है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो ये कहती है कि अब एक भाज्य संख्या हो तो उसे हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं तो उसमें क्रम कौन सा भी हो, चाहे वो क्रम सीधा हो, मतलब पहले छोटी अभाज्य संख्या हो फिर उसके बाद बड़ी हो, या पहले बड़ी हो उसके बाद छोटी हो, क्रम कैसे भी हो सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपकी यह कहती है, ठीक है। अब आपका मैं ये आपके बताया, अब उदाहरण नंबर मैं आपको इसका बताता हूं। अब उदाहरण नंबर इसका आपको बता रहा हूं मैं 5, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 है, वो क्या कह रहा है, सिद्ध करो, ध्यान देना, वो क्या कह रहा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं, फोकस करना, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है, ये विचार करना है कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान देना, फोकस करना क्वेश्चन पर। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए, ध्यान देना, क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए, ध्यान देना, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। मतलब ये है कि n की जगह नेचुरल नंबर कोई भी रखते जाए, n की जगह नेचुरल नंबर कोई भी रखते जाए तो घात करने पर, पावर रखने पर 0 आ सकता है। देखो वैसे तो ये है कि मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता सकता हूं, जैसे नेचुरल नंबर n प्राकृत संख्या क्या होती है, n के लिए क्या हो सकती है, उसने कहा n क्या है, n प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करेंगे, तो n बराबर ले लेंगे 1 2 3 4, मतलब प्राकृत संख्या कौन सी भी ले लो, शुरू से लेकर n तक कुछ भी ले लो, ठीक है। अब n की जगह पे 1 2 3 4 5 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर पहले 1 रख दूं, 4 की मतलब इस n की जगह, तो 1, तो 4 1 4। अब n बराबर 2 रख दूं,
तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 कितना हो गया 16। अब n बराबर 3 रख दूं तो 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 64। अब n बराबर 4 रख दूं तो मतलब 4 की घात 4 कितना हो जाएगा 256। इसी तरीके से मैं रखता जाऊं तो एंड में मतलब सॉल्व करने पर घात कितनी भी हो जाए, प्राकृत संख्या कौन सी भी रखते जाओ लेकिन पीछे जीरो नहीं आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि प्राकृत संख्या कौन सी भी रखो n की जगह, 4 की घात n की जगह, तो पीछे जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो पर समाप्त नहीं होगी। दूसरा नियम आपका ये है, ध्यान देना कि जीरो पर समाप्त अगर कोई संख्या होती है तो उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पीछे जीरो आता है तो उसमें 5 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो ध्यान देना, जैसे अब दूसरे तरीके से मैं ये बताता हूं कि जैसे 4 की घात n है, ठीक है, ध्यान देना 4 की घात n है तो 4 की घात, इस 4 का फैक्टर कर लो नीचे वाली संख्या का, ऊपर घात बने रहने दो जितनी है, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2। गणित उसकी आपको आधारभूत प्रमेय को बताया था, हम गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के गुणनखंड कर दिए। 4 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2, तो पावर कितनी है n, ठीक है। अब हम पावर करेंगे तो पावर से हमें क्या मतलब, पहले हम ये देखेंगे कि 4 के फैक्टर कितने हैं 2 गुणा 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो यहां से हमें पता चलता है अगर किसी संख्या का फैक्टर 5 होता, अगर इस संख्या का फैक्टर 5 होता, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि जिसके लिए 4 की घात n जीरो पर समाप्त हो, तो मतलब ये है कि जीरो पर अगर पीछे किसी संख्या के पीछे जीरो आता है, किसी संख्या के पीछे कितना आता है जीरो आता है, तो 101% उसमें 5 से भाग जाएगा। मैं कोई भी संख्या ले लो, आप कुछ भी संख्या ले लो, 25 20 ले लो, 50 ले लो, मतलब कोई भी 150 ले लो या 30 ले लो, कुछ भी ले लो, 40 ले लो, मतलब ये है कि जिसके पीछे जीरो होगा उसमें 5 से भाग जाएगा, तो इसका मतलब उस संख्या का गुणनखंड 5 जरूर होगा। तो हमने क्या किया कि 4 की घात n है तो 4 के फैक्टर किए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के फैक्टर किए तो क्या हो गया 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 हो गया तो इसमें क्या है कि पीछे शून्य होने के लिए, ध्यान देना, जीरो पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान देना, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, होने के लिए संख्या के गुणनखंड, संख्या का एक गुणनखंड, एक हो या 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन 5 तो जरूर होना चाहिए, एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब ये 4 के फैक्टर कर है तो इसमें 5 जरूर आना चाहिए था। अगर यहां इसका जीरो आता उत्तर तब, तो अगर उत्तर जीरो आता तो इसका गुणनखंड 5 होना चाहिए था। जब गुणनखंड 5 ही नहीं है तो जीरो पर समाप्त क्यों हो जाएगा, तो गुणनखंड क्या होना चाहिए 5, क्योंकि हमें पता है अगर किसी संख्या के पीछे जीरो होता है तो उसका गुणनखंड जरूर 5 होगा। तो जीरो पर समाप्त होने के लिए संख्या का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। अतः 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2, n में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, जीरो पर समाप्त नहीं होगी। मतलब ये है कि जीरो पर समाप्त होने के लिए इसका गुणनखंड 5 होना चाहिए, जो भी गुणनखंड नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये एग्जाम्पल आपका 5 पूरा हुआ। अब एग्जाम्पल आपको 6 कराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 6 में उसने देखो, ध्यान देना, फोकस करना सभी स्टूडेंट, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो उसने दे दिया है संख्या 6 और 20, ध्यान देना, एग्जाम्पल आपका दिया है 6, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ध्यान देना, गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। देखो ये तो आप छोटी क्लास में भी कर चुके हो, HCF व LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, HCF व LCM ज्ञात करो।
अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 6 के फैक्टर करेंगे, ध्यान देना 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 3, ठीक है, और 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 20, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, ये 20 के फैक्टर हो गए। अब इसके देखो ध्यान देना, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसे लेते हैं, मतलब दोनों में जो मिलेगा वो लेंगे, गुणनखंडों में जो मिलेगा उसे लेंगे। तो देखो ऊपर क्या मिल रहा है 2, तो इसमें एक अंक होना चाहिए, फिर एक इसका लेंगे, दोनों को मिलाकर एक लेंगे, फिर तो इसमें 2 फिर इसमें 2, तो दोनों का ये मिल गया 2, ठीक है। अब इसमें 3 है तो इसमें है ही नहीं 3, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 2, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में फोकस करना, एलसीएम में सबसे पहले मिलते हुए देखेंगे, मतलब जो घात सबसे ज्यादा होती है वो देखेंगे। जैसे दोनों गुणनखंडों में सबसे ज्यादा घात किसकी है, 2 की घात इसमें 1 है और इसमें 2 की घात कितनी है 2, तो इसमें 2 की घात 2, ज्यादा से ज्यादा घात लेंगे, कम से कम घात नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा घात एलसीएम के लिए, गुणनखंड करने के लिए। तो देखो 2 की घात 2 गुणा 2 2 बार है, तो इन 2 गुणा 2 को 2 बार लेंगे, ठीक है, ध्यान देना, और इसको नहीं लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा ये हैं तो इनको लेंगे। अब 3 तो कोई है ही नहीं तो 3 को तो ले ही लेंगे, क्योंकि इसका ज्यादा और कम कहाँ देखेंगे, एक ही है वो, और 5 भी कोई नहीं है तो 5 को भी ले लेंगे। मतलब ये है कि जो मिलेगा उसमें से सबसे ज्यादा जो होंगे उनको लेंगे, और जो अकेले होंगे उनको भी ले लेंगे, क्योंकि इनका संगी कोई है नहीं, साथी कोई है नहीं, मतलब इनका कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से इनको तो सीधा सीधा उतार लेंगे। तो एलसीएम गुणनखंड विधि से इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फोकस करना है एलसीएम कैसे करते हैं, कि जो मिलता है उनमें सबसे ज्यादा जो होंगे उनको लेंगे, तो सबसे ज्यादा 2 बार है इसमें तो इनको ले लिया, 3 दोनों में मिल ही नहीं रहा है तो 3 भी ले लिया, और 5 नहीं मिल रहा है तो वो भी ले लिया। तो मतलब ये गुणनखंड विधि से इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6, ठीक है, एचसीएफ हो गए। अब हम ध्यान देंगे, ये एचसीएफ हो गया। अब फोकस करेंगे हम उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल 7 पर फोकस करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपका 7 कह रहा है कि 96 और वह 404 का, ध्यान देना, 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। और ध्यान देना, और इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान देना, इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात करो। ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या करना है, फोकस करना, 96 के फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर आप जानते हो, 96 के इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो जैसे आपने छोटी क्लास में किए थे, 48 और 24, और ये हो गया 12, और ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 1। तो 96 के क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। अब 404 के फैक्टर करेंगे। 404 के फैक्टर देखते हैं, 404 के क्या फैक्टर होंगे, 404 के फैक्टर करेंगे 2, ठीक है, 0 1, ठीक है। अब 101 में कितने से भाग जाएगा, 2 से 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, और 7 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, और 11 से चला जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 11 से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, नहीं जाएगा, और 17 से नहीं जाएगा, और 19 से नहीं जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा है कि 101 में किसी से जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर हो गए 101 में 101 से ही देंगे, तो मतलब 400 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक है। अब फोकस करना, पावर बनाएंगे, पावर मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार चलेंगे। तो 2 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3, फोकस करना, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी होगी 5, ठीक है, और 3 कितना है, 1 बार गुणा 3, ठीक है। अब इसके बाद फोकस करना, 404 में 2 के फैक्टर कितने हैं, 1 2, ठीक है, 1 2, तो 2 की घात कितनी होगी 2,
और गुणा 101, ठीक है। अब इस पर फोकस करो आप, इसको मतलब 2 की घात कितनी होगी 5 और यहाँ गुणा 3। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कम से कम घात होगी उसे लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें 2 की घात 5 है और इसमें 2 की घात कितनी है 2। एचसीएफ के लिए जो कम से कम घात होगी उसे लेंगे और एलसीएम के लिए जो ज्यादा से ज्यादा होगी उसे लेंगे। तो एचसीएफ के लिए घात कम से कम कौन सी है 2 की, ये है, तो 2 की घात 2, ठीक है। दोनों में मिल रही है ना, 2 की घात इसमें भी है 2 की घात इसमें भी है, तो इनमें से लेंगे। अब बाकी का कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, 2 की घात मिल रही थी, इस वजह से मैंने जो कम है उन्हें लेंगे, ज्यादा वाली नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 की घात 2 मतलब ये कितना हो गया, 2 की घात 2 का मतलब हो गया होगा 4, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब फोकस करना, एचसीएफ के द्वारा हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का सीधा सीधा फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखो पहली संख्या कितनी है 96 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 404, मतलब जिनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना है 4 गुणा एलसीएम, मतलब इसकी सहायता से निकालना था। तो जो गुणा वाली संख्या होती है वो इसके नीचे पहुंच जाएगी, 96 404 अपॉन 4, यहाँ क्या बचा एलसीएम बचा, क्या बचा एलसीएम। अब 4 से चाहे तो इसे काट दो या इसे काट दो, तो इसे काट दिया तो ये हो गया 101, ठीक है। अब 96 और 101 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया 9696, ठीक है। तो ये उतना हो गया 9696, ये क्या हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम इतना हो गया और एचसीएफ कितना हो गया इसका, एचसीएफ हो गया आपका 4, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका 7 सॉल्व हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल 8 इसको साफ करते हैं। एग्जाम्पल 8 पर फोकस करना सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल 8 में देखो क्या कह रहा है, उसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। संख्या 6, 72 और 120 का ध्यान देना। एग्जाम्पल 8 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, ध्यान देना, अभाज्य कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है तीनों का। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करो, दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। अब फोकस करना, पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे उसी तरीके से, 2 गुणा 3, ठीक है। 2 गुणा 3 हो गया, तो इसका मतलब ये 2 की घात कितनी होगी 1 और 3 की घात भी 1 हो गई। अब करेंगे किसके 72 के, आप कर सकते हो फैक्टर इसी तरीके से, 72 के फैक्टर आप कर सकते हो। कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, ठीक है। तो 72 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना होगा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो ध्यान देना, बराबर के सामने बराबर होना चाहिए, इस वजह से पहले इसको कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब 72 के बाद करेंगे इसका 120 का। अब 120 के भी आप फैक्टर कर सकते हो इसी तरीके से, 60, 30, 15, 5 और 1, ठीक है। अब 120 के क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड होने के बाद अब इसको पावर के रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पावर उसमें आसानी होगी, वैसे इसमें आप ढूंढोगे उसमें आसानी होगी पावर बनाने पर, मतलब घात बनाने पर। 2 की घात इसमें कितनी है 1, तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, इसमें 2 की घात कितनी है 1 2 3, तो 2 की घात कितनी होगी 3 और 3 की घात कितनी होगी 2, मतलब 1 2, ठीक है। अब इसमें 2 की घात कितनी है 3, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है, ठीक है। अब इसमें पहले आपको क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो ध्यान फोकस करना,
सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में पहले हम देखते हैं कि सबकी घातें सब में मिल रही हैं कि मिल रही हैं। तो देखो 2 की घात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो इसका मतलब 2 तो आ सकता है। अब 2 की घात मिल रही है तो हमें एचसीएफ में क्या देखते हैं, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन है, ये है ऊपर वाली। 2 की घात 1 ही तो सबसे छोटी है, तो हम इसे ही लेंगे 2, ठीक है। अब देखेंगे 3 की घात 1, 3 की घात 1 इसमें है, 2 इसमें है, 1 इसमें है, तो हम क्या लेंगे, कम वाली लेंगे एचसीएफ में, 3 की घात 1 मतलब ओनली 3। अब 5 वाली तो किसी में है ही नहीं, तो 5 तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया 2 3 6, तो ये हो गया इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बड़ी घात होगी उसे ही लेंगे। तो देखो बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 3, ये भी 2 की घात, ये दोनों सेम है तो एक ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों को ले लेंगे, मतलब ये पूरे में मिल रही हो सबसे बड़ी वही लेंगे। तो सबसे बड़ी दोनों है तो एक ही ले लेंगे, ठीक है। अब 3 की घात कितनी है सबसे बड़ी, 2, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। अब उसके बाद 3 के बाद कौन किसका नंबर, 5, तो 5 का कोई है ही नहीं, तो 5 को भी ले लेंगे। अब 2 की घात 3 क्या हो गया 8, और 3 की घात 2 कितना हो गया 9 गुणा 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 360, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो गया इसका एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 6, ठीक है, एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम कितना हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज पे फोकस करना, एक्सरसाइज के जो सवाल होंगे वो इसी तरीके से होंगे आपके, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, संख्याओं के, ठीक है, ध्यान देना, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात कीजिए, विधि से एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान देना, गुणनफल के रूप में, सॉरी एचसीएफ नहीं निकालना है, अभाज्य गुणनफल, सॉरी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, मतलब ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, बस के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, बस ओनली यही करना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में फोकस करेंगे, कितना है 140। अब देखो 140 के फैक्टर करेंगे तो 140 के फैक्टर क्या होंगे, 70, 35, और ये कितना होगा 5, 7, और ये हो गया 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 5 × 7, ठीक है। तो आप जानते हो कि 2 की घात कितनी है 2, तो 2 × 2 × 5 × 7, ये 140 के हो गए, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा भी आपको ऐसे ही करना है, इसी तरीके से, मतलब उसने ये कहा है कि संख्या जो दी है उनको अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया, बस गुणनखंड करके जितनी घातें उन्हें लिख के आपका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा है 156, ठीक है, कितना है 156। अब देखो 156 के भी आप फैक्टर कर सकते हो इसी तरीके से, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, और ये हो गया 39, ये हो गया 13, और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। अब देखो आप जान सकते हो कि 2 की घात कितनी है 2, 2 × 2 × 3 × 13, तो ये 156 के हो गए, ठीक है। 156 भी निकाल चुके हम। अब इसके बाद हम कौन सा निकालेंगे, 3825, 500, 5005। अब देखो ये तो बहुत बड़ी संख्या है, आप इसके बारे में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी सवालों को इसी तरीके से कर सकते हो बैक फैक्टर करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखना है, फोकस करना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 में फोकस करना है। उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, चलो मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ इसमें से, चलो कोई बड़ी संख्या है इस वजह से, 3825
5005 7429, ठीक है, 7429, 3825 या 5005, कौन सा करोगे? चलो 3825 करा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब देखो 3825 के फैक्टर करें तो सबसे पहले इसमें देखना है 5 2 7 7 8 15 3 18, 3 से भाग देंगे, 3 1 3 3 6 3 7 21 5 15, 3 चौक 12, 3 6 5 15, और 5 से देंगे 5 8 40, 5 8 40 55 25, फिर 5 से देंगे 17, ठीक है, 1। तो ये क्या हो गया इसके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात कितनी होगी? 2, और 5 कितनी बार है? 2 बार, और गुणा 17। अब आप चौथा भी देखो 5005। अब 5005 के भी फैक्टर कर सकते हो। 5005 के करेंगे तो आपको पता है 5 से ही जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। तो 5 एकन 5 0 0, 5 एकन 5, 5 के बाद और किससे जा सकता है? 7 से। देखो 7 से जाएगा, 7 चौक 28 25 2, सॉरी 7 से 7 एकन 7, 7 से देंगे 1001 में, तो आपको पता है 7 एकन 7, बची कितनी? 3, संचौक 28 से चला जाएगा। 7 एकन 7, ध्यान देना, 7 एकन 7 और बची कितनी? 3, संचौक 28 और 7 21। अब इसमें कितने से जाएगा? 11 से। 11 एकन 11, 11 33, 13 से, ठीक है। तो ये 5005 के फैक्टर हो गए। 5 गुणा 7 गुणा कितना? 11 गुणा 13। तो इसके तो घात कोई बनी नहीं रही है, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब उसके बाद नंबर आएगा किसका? 5वें का। अब इसके बाद 5वें का क्या नंबर है? 5वें में दिया है 7429, 7429। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे, 7429 के फैक्टर करेंगे। 9 2 11 4 15 15 7 22। अब इसको हम फैक्टर करना है तो सबसे पहले हमें देखना है 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 हो गया। तो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 के बाद 5 से नहीं जाएगा, 5 से। अब 7 से देखेंगे 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 संचय 42 नहीं जाएगा, और 7 से भी नहीं जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 11 से, 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 2 9 9 4 13, और 17 के बाद में हम देखेंगे किससे? 19 से। 19 से जाएगा या नहीं जाएगा? तो 19 से देंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, और 4 में से 3 गया 1। अब 19 दूनी 38, 19 का फिर इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 19 का भी नहीं जाएगा। 19 के बाद 20 21 22 23, 23 से देंगे, 23 दूनी 40, 23 दूनी 40। अब 23 से 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। तो 13 में ये 23 का भी नहीं जाएगा। 23 के बाद किससे देंगे? 23 24 25 26 27 28 29, 29 एकन 29। 13 में से 9 गया तो कितना बचा? 4, और 13 में से 9 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब 29 से भी नहीं जाएगा शायद, 29 से भी नहीं जाएगा। 29 के बाद में हम देंगे 31 से, 31 से 31 एकन 31, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है। अब इसमें 7 एकन 7 7 21, 31 से 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, ठीक है। 7 एकन 7, 3 में से 1 गया 2, सही है। 31 से भी नहीं जाएगा। 31 के बाद में 33 32 33 34 35 36 37। अब 37 से देखेंगे तो 37 यहाँ लिखेंगे। 13 में 7 गया तो कितना बचा? 6, 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1, ठीक है। अब 37 से जाएगा या नहीं जाएगा वो देखेंगे। 5 15 5 7 35, 5 3 15, 4 4 7 28, 4 3 12, नहीं जाएगा। 37 से भी नहीं जाएगा। 37 के बाद में नंबर आता है 39 41, 41। तो 41 से एक बार, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, और 5 में से 4 गया 1, ठीक है।
अब इसका भी नहीं जा रहा है, तो इसका गुणनखंड कौन सा हो सकता है आप देख सकते हो। शायद हम कहीं गलती कर गए हैं, कहीं इसमें आपका गुणनखंड होगा 19 से जा रहा है शायद, हाँ 19 से जाएगा, 17 के बाद में 19 से जा सकता है। सो 17 का हमने डिवाइड दिया, 17 चौक 68, सॉरी हम डिवाइड ही गलत कर चुके हैं, यहाँ से गलत हो चुका है आपका। 17 चौक 68, 14 में से 8 गया 6 और 6 में से 6 गया तो 0, ठीक है। अब 17 का इसमें देंगे 17 × 51, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 ना, और 17 × 7 = 119, मतलब 437 हो गया। अब इसके बाद जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, 19 × 57, 23, सीधा सवाल था, सिंपल, बहुत उलझ गए, थोड़ी मिस्टेक के कारण और बहुत गलती हो गई इसमें, ठीक है। तो 17 × 19 और गुणा 23, ठीक है, तो ये आपका हो गया 17 × 19 × 23, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको साफ करते हैं। एक्सरसाइज वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उस पर फोकस करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो तथा जांच करो, तथा जांच करना है। पूर्णांकों के मतलब ये है कि जो पूर्णांक दोनों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है या नहीं होता, ठीक है। इसमें फोकस करना है कि ये बराबर होता है या नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन फोकस करेंगे, एवरी स्टूडेंट ध्यान देगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है आपका 26, ठीक है। अब पहले 26 के क्या करना है आपको, पहले एचसीएफ निकालना है और 91। एचसीएफ और एलसीएम किसी भी विधि से निकाल सकते हो, उसने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा ही नहीं है, मतलब ये कौन सी विधि से आप निकाल सकते हो। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 13, फैक्टर कर सकते हो। अब 3 का अब तुम्हें पता है इसमें भाग जाएगा 13 से, 13 × 7, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए पावर सेम मिलनी चाहिए, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम क्या हो गया, तो पावर तो सेम है, इसकी घात एक इसकी घात, तो सबसे ज्यादा घात कौन सी है, 13 ही है, एक ही है, 13 ही घात है, और उसके बाद इसकी घात है ही नहीं, तो 2 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और गुणा 7 संचय 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो गया। कितना हो गया, 182, ठीक है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर, ठीक है। अब जांच करने पर आपको क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, ये जांच करनी है कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है या नहीं है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कौन सी है, 26 और गुणा 91, मतलब ये पहली संख्या आपकी 26 है और गुणा 91 है, और एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ आपका 13 है, और एलसीएम कितना है आपका 182 है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 91 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, 91 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 = 6 × 9 = 54, 2 × 2 = 2 × 9 = 18, ठीक है। 6 4 2 6 5 8 13 3 हासिल 1
2366, मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई 2366 आया। अब इसका भी आप करके देख लेना, 2366 ही आएगा, तो ये प्रूफ हो गया। बस ये जांच करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको करके भी दिखा देता हूं। 182 और 13 का मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो गया 106 हासिल 2, 10 13 का 13 10 कितना हो गया 23, 2366। तो ये आपकी जांच होगी। मतलब ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, उन दोनों का गुणा करने पर उन दोनों की एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आना चाहिए, तो वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, इस बात को फोकस करना और नोट करना। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। अब आपको हम कराते हैं फर्स्ट का दूसरे का आपका क्वेश्चन है। थोड़ा इंक, दूसरे का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है 510 मतलब 510 और कितना है 92, 510 और 92 मतलब 510 की हम फैक्टर करेंगे, तो 510 की आप फैक्टर कर सकते हो इस तरीके से। 2 दूनी 4, 2 पन 10, 2 दूनी 4, 2 पन 10, 2 पन 10। ठीक है, 5 से 5 25, 5 एकन 5 और 3 से 17 और यहाँ 1। ठीक है, तो 510 के क्या हो गए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, और 92 के कितने हो गए 92 के करेंगे, तो 92 के कर सकते हो आप 46 और 23 और 23। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप देख सकते हो कि इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालोगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसमें 2 की पावर कितनी है 2 और इसमें 2 की पावर कितनी है 1, तो 1 वाली लेंगे कि नहीं लेंगे। अब इसमें कोई और मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ तो इसका ये हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या देखते हैं कि इसमें 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात कितनी है 1 2, तो 2 वाली लेंगे ना, ज्यादा वाली लेंगे। अब 2 की घात तो हो गई, उसके बाद हम देखेंगे 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो 5 भी ले लेंगे। अब 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 3 भी ले लेंगे। अब 17 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 17 भी ले लेंगे और फिर 23 भी ले लेंगे, सबको ले लेंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 60 का 17 में गुणा कर दो। ठीक है, 60 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छिक्के 102 जीरो, मतलब अब 23 का करेंगे, 23 का इसमें करेंगे 0, 23 दूनी 40, 23 एकम 23, 23,460। तो ये हो गया कितना 23,460, 23 0, 23 दूनी 40 की 6 हासिल 4, 23 0 4, 23 एकम 23, 23,460। तो ये हो गया 23,460। अब इसकी जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे ध्यान देना, जांच करने पर आप क्या करोगे, जांच करने पर, ठीक है, तो पहली संख्या ध्यान देना, पहली संख्या जांच करेंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस तरीके से जांच करेंगे तो पहली संख्या आपकी कौन सी है, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92 और एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम 23,460। ठीक है, अब 92 और 510 का मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो। 0 2 एकम 2 2 पन 10, 9 0 9 एकम 9 9 पंजे 45। ठीक है, 0 2 9 6 40, 40,920। तो ये हो गया 40,920। अब ये 40,920 हो गया, तो इसको भी हम करेंगे, तो ये भी 40,920 है, करके देख लेना। ठीक है, तो ये भी जांच हो गई। ठीक है, अब ये जांच हो चुकी है, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आपका रह गया इस तीसरे क्वेश्चन को आप अपने तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसकी थोड़ी इंक कमजोर है, इस वजह से मुझे बार बार ये मार्कर चेंज करने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मतलब ये है अभाज्य गुणनखंड विधि
विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व देखो अभी कराया था एलसीएम ज्ञात करो। HCF और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अब देखो इस पे फोकस करना सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान देना, 12, 15 और 21। पहला है 12, 15 और 21। तो देखो 12 के फैक्टर करेंगे पहले 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। फिर 15 के करेंगे 3 गुणा 5, तो 3 तो एक ही बार है, ठीक है। और फिर 21 के करेंगे 3 गुणा 7, तो 3 भी एक ही बार है, ये तो एक ही बार है ना। अब देखो इसमें देखेंगे, इसमें आपको देखते हैं तो क्या होता है, देखो 3, इसमें 2 तो मिल नहीं रहा है, 3 की घात 1 सब में मिल रही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। 12, 15 और 21 इसका एचसीएफ होगा 3। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए तो वो सीधा सीधा वही तरीका, सबसे पहले हमें ये देखना है मिल क्या रहा है, 3 मिल रहा है, सबसे बड़ी घात 3 ही है, एक ही है। और उसके बाद 2 की घात 2 किसी में मिल रही है, उसे भी लेना है, 5 भी लेना है, मतलब जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। फिर 3 गुणा, अब देखो ध्यान देना, 3 का ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, 3 चौक 12 और 12 पन 60, 60 सत्ते 420। ये तो आपका हो गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया आपका? 3। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आपका इसी का क्वेश्चन है 17, 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन है, इसको साफ करता हूं मैं। 17, 23 और 29 ध्यान देना। दूसरा है 17, 23 और 29। तो देखो 17 के फैक्टर करेंगे 17, हमें पता है कि 17 ही आएगा, और 23 के करेंगे 23 और 29 के करेंगे 29, सीधी सीधी बात है। अब देखो ध्यान देना, एचसीएफ निकालेंगे इनका, तो हमें पता है कि इनमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो एक तो सबके अंदर होता है, मतलब एक अगर किसी के अंदर होता है कि नहीं होता है, होता है ना, एक का तो सब में गुणा कर दो, एक आता है, तो एचसीएफ इसका एक माना जाएगा, क्योंकि एक सबके अंदर होगा। कोई चीज नहीं मिल रही है तो एक तो मिलेगी मिलेगी, तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 17 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 51 हासिल 5, मतलब कैरी 5, और 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। और उसके बाद किसका कर देंगे? 29 का। 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 11 339। इसका एलसीएम हो गया 11 339। एक बार फिर चेक करते हैं। 17 51 5, 17 दूनी 34 5 39, 9 1 9, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 7, 9 3 5 8 13, 4 और 7 11, 11 339। इसका ये एलसीएम हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका 8 9 25। इसका ही कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा करा देता हूं। तीसरा है आपका 8 9 25, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पर फोकस करना, तो 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात कितनी होगी? 3। 9 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3, तो मतलब 3 की घात कितनी होगी? 2, ठीक है, ये घात है। और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5, तो 5 की घात कितनी होगी? 2। अब सबसे पहले फोकस करना, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो तुम्हें पता है कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? वही तरीका, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 होगा एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? एलसीएम में कोई भी नहीं मिल रहा है तो सब फैक्टर ले लिए जाएंगे, मतलब 2 की घात 3 लेंगे, 3 की घात 2 लेंगे और 5 की घात 2 लेंगे, इनका एलसीएम। अब देखो 2 की घात 3 क्या होता है? 8, 3 की घात को 9 और ये होता है 25, 25 सट्टे 200, 200 नंबर 1800, ठीक है। ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करेंगे, इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उसका एचसीएफ दिया है, देखो उसने दे दिया है, क्या दे दिया है? एचसीएफ दिया है उसका। एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ 306, 657, शायद हाँ 657 ही है,
306,657 बराबर 9। मतलब इसका कहने का सेंस ये है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब वो ये हो गया कि ये एचसीएफ किसका 306 और 657 का 9 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब आप जानते हो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब एलसीएम हमें पता ही नहीं है, एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम क्या करना है, निकालना है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ये लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो एचसीएफ कितना है 9। तो पहली संख्या किस किस का एचसीएफ है 306 और दूसरी संख्या कौन सी है 657। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करोगे 306 गुणा 657 बटे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 से इसे काट देंगे, 9 3 27, 9 चौक 36 तो 657। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 657 में कितने का 34 का। ठीक है, अब 4 7 28, 4 का 5 4 5 20 20 2 22, 4 6 24 24 और 2 26, 3 7 21, 5 15 2 17 और 3 6 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 और 9 3 12, 22 338 कितना हो जाएगा 22 338। एक बार फिर फोकस करना, 9 3 27 और 9 चौक 36 सही है। 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 8 15 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 6 7 13, 3 9 12 और 1 आंसर। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करना, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण में बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करना, सही बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे इस बात का ध्यान देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जिससे मैं आपके लिए सुचारू रूप से मेहनत कर सकूं, मेरा हौसला बढ़े। आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपको लगातार मेरी वीडियो मिलती रहेंगी, मैं आपके लिए सुचारू रूप से मेहनत करता रहूँगा, आप मुझे अपना सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ध्यान देना, क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना उसी तरीके से है, बस सवाल को उल्टा सीधा लिख दिया है। प्राकृत संख्या n के लिए फोकस करो, 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n 0 पर, शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। अगर क्वेश्चन करता है तो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है, 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो देखो वही तरीका, 6 की पावर n के हम क्या करते हैं, मतलब 6 के हम क्या करते हैं फैक्टर, 2 × 3, पावर कितनी है n, तो हम क्या करेंगे 6 की पावर n में यदि 0 होता है, 6 की पावर n यदि 0 पर क्या होगा समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है, तो मतलब इस 6 की पावर n मतलब 6 की घात n, मतलब n की जगह कोई भी संख्या रख दें, अगर उसके पीछे 0 आ जाए, जैसे कि कोई भी संख्या आ जाए 350, ऐसे कोई भी संख्या मतलब पीछे 0 आ जाए, यदि 0 पर समाप्त होता है तो 6 की पावर n का 5 गुणनखंड होगा, 5 गुणनखंड होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी संख्या के पीछे 0 आता है तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा, और 5 से भाग मतलब ये है कि 5 उसका गुणनखंड जरूर होगा। ठीक है, 6 की पावर n यदि 0 पर समाप्त होता है तो उसका 5 गुणनखंड जरूर होगा, जो कि हमने करके देख लिया है कि 6 की पावर n में 2 × 3 ही गुणनखंड है, 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे 6 5 गुणनखंड होना चाहिए,
लेकिन ध्यान देना 6 की पावर n में 6 की पावर n में 2 व 3 ही गुणनखंड है, 3 ही गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं 6 की मतलब ये है, सीधा सीधा आंसर है कि इसके गुणनखंड करके देख लो। गुणनखंड में अगर 5 आएगा तो 0 पर समाप्त होगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी। 0 पर समाप्त होता है तो 6 की पावर n का 5 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 6 की पावर n में 2 व 3 ही गुणनखंड है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। और 0 पर समाप्त तभी होगी जब इसका गुणनखंड 5 होगा। ये क्वेश्चन आपका 5वां हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको दिया है, क्या दिया आप फोकस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। दूसरा है 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, और प्लस 5, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, हम ये देखते हैं कि उसने ये कहा है कि क्या ये बतानी है, क्या ये दोनों संख्या, क्या ये दोनों भाज्य हैं। अब ये बताओ, भाज्य की मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी। भाज्य की ये परिभाषा होती है कि अगर उन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 7 गुणा 11, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, क्या ये दोनों भाज्य हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों भाज्य हैं या नहीं है, ये सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि ये दोनों भाज्य हैं या नहीं है, सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1014, ठीक है, इन तीनों का गुणा करके, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5005। मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 5 चौक 20, 20 या 60, 7 दूनी 120, 120 छिक्के, मतलब 120 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 720, 0 और 7 दूनी 14, 749, 5045, 5045, ठीक है, 5045 होगा। अब 5045 तो ये हो गया। अब इसके बाद 5045 हो गया। अब 5045, देखो ध्यान देना, इन सबको सॉल्व करने के बाद 1014 इसका आया, 5045 इसका आया। अब हम 1014 के फैक्टर करेंगे। ये देखें इसमें कितनी संख्याओं से भाग जाएगा, 2 × 10, ध्यान देना, 2 × 10 और 2 7 14, 3 × 3, 3 6 18, 3 27, 13 से भाग देंगे 13, और यहाँ हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। देखो वैसे हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आ गया 5045, क्या आ गया 5045। अब देखो 5 से भाग देंगे, 5 1 0 और 0, 5 9 45। अब देखो 1009, अब 1009 में कितने से भाग जा सकता है। वैसे देखो ये है कि अगर 1014 में 1 से ही भाग जाता, मतलब खुद से ही भाग जाता और 1 से जाता, तो ये भाज्य नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है कि 1014 और 5045 में और संख्याओं से भाग भी जा रहा है। तो हम यहाँ पर वैसे भी स्पष्ट कर सकते हैं 1009 में। अब चेक करना पड़ेगा कितनी संख्या से भाग जाएगा। वैसे तो अंदाजे में किसी से जाएगा नहीं, 1009 से ही जाएगा। और वैसे आप देख लेना चेक करके किस किस से जा सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या से गुणनखंड हो। 1014 में भाग देंगे तो 2 × 3 और गुणा 13 गुणा 17, और 5045 के गुणनखंड भी हो गए। कितने हो गए, मतलब ये है कि 1014 में किस किस से भाग जा रहा है। तो देखो 1014 में 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 13 से भी जा रहा है, और 1014 से भी जा रहा है। ठीक है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 1014 से भी जा रहा है, 507 से भी जा रहा है। ऐसे तो बहुत हो गए गुणनखंड। 13 से जा रहा है, और उसके बाद 169 से जा रहा है, और 507 से भी जा रहा है, और उसके बाद किससे जा रहा है, 1014 से भी जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि 1014 के इतने गुणनखंड हो गए। ठीक है, इतने गुणनखंड हो गए इसके। अब इसमें आप देख सकते हो
इतने गुणनखंड होने के बाद अब इसमें भाग जा रहा है, तो 5045 में देखो 1 से भी जाएगा। इसके गुणनखंड कितने हैं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। देखो इसमें कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतनी संख्याओं से भाग चला जाएगा। देखो 2 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, और फिर 169 से भी चला जाएगा, 507 से भी चला जाएगा, और 1014 से भी चला जाएगा। और इसमें 5045 में 1 से 5 से 1009 से 5045 से, ठीक है। अब तो इसका मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है, ये स्पष्ट है, देखो ध्यान देना, स्पष्ट है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा ध्यान देना 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है। अब जब जिन संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं से भाग जाता है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये भाज्य है। तो क्या बोलेंगे, अतः ये भाज्य है। मतलब यह स्पष्ट है कि इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये कैसी है, भाज्य। लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कराना है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है कि दो लोग हैं, एक लड़की है एक लड़का है। तो एक लड़की एक मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, एक लड़की है वो मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। एक लड़की है तो वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, तो इसका पूरा चक्कर लगाने में वो कितना समय लगाती है, 18 मिनट, ठीक है। और दूसरा लड़का है, इसी मैदान को मैंने दूसरी जगह बना के बता दिया है, वो भी इसी जगह से दौड़ना शुरू करता है, मतलब दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो ये चक्कर लगाता है कितने में, 12 मिनट में। तो मतलब ये दौड़ेगा 7 और ये भी दौड़ेगा, दोनों एक ही मैदान पर दौड़ रहे हैं, लेकिन मैंने दोनों का अलग अलग मैदान बना दिया है समझाने के लिए। तो ये एक चक्कर लगाएगी, तो तुम्हें पता है कि ये 12 मिनट में लगाता है, तो इसका मतलब ये तेज दौड़ेगा, तो इसका मतलब ये दोनों दौड़ना शुरू करेंगे, तो वो लड़का ज्यादा आगे निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो इसका एक चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा, 18 मिनट में, और इसका एक चक्कर कितने मिनट में हो जाएगा, 12 मिनट में। तो इसका मतलब ये 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा और ये 18 मिनट में यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 12 मिनट ये तो आ जाएगा, दूसरा एक लड़का आ जाएगा 12 मिनट में, और ये आएगी 18 मिनट में, मतलब ये इससे 6 मिनट पीछे है, तो ये इससे पीछे होगी, तो ये 12 मिनट में निकल जाएगा, 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। और ये दोनों पहले तो शुरू ये है कि एक साथ ये दोनों एक ही जगह पर कब आएंगे, उसका ऐसा पढ़ो कि 36 हो जाए, तो इसके 36 मिनट 2 चक्करों पर हो गए, और इसके 36 मिनट कब होंगे, ये 36 मिनट इसके देखो 12 एक चक्कर, 12 दूनी 24 दूसरा चक्कर, 12 तीन 36, इसी जगह पर इसके 36 मिनट हो जाएंगे, किसके 12 मिनट वाले के। लेकिन 18 मिनट वाले के क्या होगा, एक चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर यहां पर क्या हो जाएगा 36 मिनट, मतलब ये 36 मिनट में वो यहां पर आ जाएगा। जो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है वो 36 मिनट में यहां पर 2 चक्कर लगाएगा, ठीक है, 2 चक्कर 36 मिनट में, और ये 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 3। तो सीधी सीधी स्पष्ट बात है कि वो दोनों 36 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब ये है कि दोनों एक ही समय पर 36 मिनट बाद वो इसी जगह पर आ जाएगा, और 36 मिनट बाद वो भी इसी जगह, दोनों मिलेंगे तो तभी जब दोनों का समय एक जैसा होगा। जब दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू हुए हैं तो दोनों एक ही समय पर मिलने चाहिए। दोनों जब एक ही समय पर दौड़ना शुरू हुए हैं तो दोनों रुकेंगे नहीं, तो दोनों एक ही समय पर मिलेंगे। तो इसकी भी 36 मिनट, तो इसकी 36 मिनट हो गई 2 चक्करों पर, और इसकी 36 मिनट हो गई 3 चक्करों पर। तो स्पष्ट ये है कि 12 व 18 का एलसीएम निकालना होगा। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा समय आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा समय आ रहा है कि दोनों का 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणा, ध्यान देना एलसीएम में क्या लेते हैं कि जो सबसे बड़ी घात होती है उन्हें लेते हैं। तो 2 की घात कितनी है, 2, और गुणा 3 2 3 4 4 12 36।
देखो वैसे भी आपको दिख रहा है कि 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, हमें एलसीएम की कैसे पता चला कि एलसीएम आएगा। हमें पता है कि देखो पहले 12 मिनट थी और 18 मिनट थी, तो हमें पता है कि 12 और 18 मिनट, तो ये ऐसा तो है कि 3 मिनट में तो मिल नहीं से रहे, कम में तो मिल नहीं से रहे, मिलेंगे तो ज्यादा में ना, तो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो हम क्या करें, कम से कम में मिलेंगे। तो ये है कि आपका 36 मिनट में ये मिल जाएंगे। इसके 2 चक्कर 36 मिनट में हो रहे हैं, इसके 3 चक्कर 36 मिनट में हो रहे हैं, दोनों का समय एक ही हो गया। ध्यान देना, इसका 18 मिनट में एक चक्कर, फिर इसका 36 मिनट में दूसरा चक्कर, इसका 36 मिनट में 3 चक्कर, मतलब 36 मिनट में वो यहीं पर आ जाएगा, और ये 36 मिनट में वो दूसरा व्यक्ति भी 36 मिनट में यहीं पर आ जाएगा, लेकिन उसके 2 चक्कर हो पाएंगे, इसके 3 हो पाएंगे। ठीक है, तो ये स्पष्ट पता चल गया कि ये 36 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका मतलब 12 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। तो 12-18 का एलसीएम कितना हो गया, 36 मिनट बाद। ठीक है, थैंक यू। ये एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।